नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके ऑनलाइन कोर्स में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन। इसके पार्ट 1 में हमने ये जान लिया था कि जो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से यहाँ पे संगठन बने, कौन कौन से संगठन इसमें जुड़े और साथ साथ इसमें कौन कौन सी समितियाँ बनी। कौशिक समिति, उसकी क्या राय थी, उत्तराखंड को पृथक राज्य कैसे बनाया जाए, या बर्थवाल समिति, इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में जान लिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो शुरुआत पार्ट 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको जरूर देखना है। और अब हम जानते हैं यहाँ पे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन पार्ट 2, जिसमें हम यहाँ पे जानेंगे अगस्त क्रांति, खटीमा कांड, मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड और कैसे यहाँ पे उत्तराखंड राज्य बनता है एक पृथक राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन जो पार्ट 2 है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की अगस्त क्रांति। तो उत्तराखंड में अगस्त क्रांति की शुरुआत कैसे हुई ये जान लेते हैं पहले। तो जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, अब उत्तर प्रदेश यानी अभी तक तो जो उत्तराखंड है वो भी किसका हिस्सा है, उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है। और हम सभी अभी यानी 1994 की ये बात हम अभी कर रहे हैं। अब हम कहाँ पे हैं, 1994 में। यहाँ पे हम अभी कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में अभी हमारा उत्तराखंड राज्य भी स्थित है। तो यहाँ पे अभी किसकी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, मुलायम सिंह यादव है। अब अगस्त क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, विशेषकर अगस्त क्रांति की शुरुआत होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने एक नई आरक्षण नीति लागू की। अब वो आरक्षण नीति क्या थी उसके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो आरक्षण नीति ये कब लागू हुई, 17 जून 1994 को। कब हुई, जून 1994 को, यानी 17 जून 1994 को मुलायम यादव सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए नई आरक्षण व्यवस्था लागू की। अब इस आरक्षण व्यवस्था में ऐसा क्या था कि उत्तराखंड वासियों ने इसका पुरजोर यहाँ पे विरोध किया। इसमें क्या था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को, 21% आरक्षण दिया जाएगा एससी को और 2% आरक्षण दिया जाएगा एसटी को। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि 27% आरक्षण मिला था ओबीसी को, और उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग ओबीसी थे। और साथ साथ इसमें क्या था कि उत्तराखंड की संख्या कितनी थी, बहुत कम थी। तो ऐसे में सभी सरकारी विभागों में नियुक्ति किसकी होनी थी, उत्तर प्रदेश वासियों की होनी थी। तो ऐसे में उत्तराखंड तो वैसे ही पिछड़ा हुआ था पहले, और अब यहाँ पे और ज़्यादा पिछड़ रहा था जब यहाँ पे मुलायम सरकार की नई आरक्षण नीति लागू हुई, जिसमें 27% आरक्षण मिलना था ओबीसी को, 21% एससी को और 2% एसटी को। इसीलिए यहाँ पे उत्तराखंड में अगस्त के महीने, क्योंकि ये अगस्त लगभग ये हुई आरक्षण नीति 21 जून 1994 को लागू, और अगस्त में यहाँ पे इस आरक्षण के विरोध में काफ़ी बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था। इस आरक्षण के विरोध में यहाँ पे 2 अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडोल ने आमरण अनशन भी शुरू किया। देखो, पृथक राज्य आंदोलन तो चल ही रहा है, इसके विरोध में तो आंदोलन हो ही रहा है, आमरण अनशन भी हो रहे हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो आरक्षण नीति शुरू की मुलायम यादव सरकार ने, इसका पुरजोर यहाँ पे विरोध हुआ। और जब इसका विरोध यहाँ पे शुरू हुआ तो जो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन था वो भी और जोर उसने पकड़ लिया था, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी मिलने लग गया था ना, क्योंकि सरकार ने एक गड़बड़ी ये कर दी कि यहाँ पे ये आरक्षण नीति ला दी। उसके बाद यहाँ पे 2 अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडोल ने आमरण अनशन की शुरुआत की। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर जो उत्तराखंड क्रांति दल था वो भी यहाँ पे लगातार बना हुआ था उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में। और 15 अगस्त को काशी सिंह ऐरी जो नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे उस टाइम किसका, यूकेडी का, यानी उत्तराखंड क्रांति दल का, उन्होंने नैनीताल में आमरण अनशन की शुरुआत की। उसके बाद इस आंदोलन से उत्तराखंड की जनता के मन में एक जुनून पैदा कर दिया, और यहाँ से इस आंदोलन में इतने ज़्यादा लोग जुड़ गए थे कि जो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था उसने यहाँ पे जोर पकड़ लिया था, और काफ़ी तेज़ी से फिर आंदोलन आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में अभी ऐसा समय आना भी बाकी था जो कि उत्तराखंड वासियों को, उत्तराखंड की जनता को बहुत ही आहत करने वाला था। शुरुआत होती है खटीमा कांड से। खटीमा कांड कब घटा, 1 सितंबर 1994 को। अब खटीमा कहाँ है, तो यह है आपका उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर के खटीमा में जो आंदोलनकारी थे, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलनकारी, वो शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, और निर्णय यही लिया गया था कि हम शांतिपूर्वक जुलूस निकालेंगे। लेकिन पुलिस ने क्या कर दिया कि आंदोलन जो कार्य थे उन पर गोली चलवा दी, जिसमें उत्तराखंड पृथक राज्य के कई आंदोलनकारी यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। और जो खटीमा कांड है इसको माना जाता है उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का पहला पुलिस कांड, क्योंकि पहली बार
भिड़त होती है पुलिस से यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। लगभग 25 लोग, कितने लोग मारे गए इस खटीमा कांड में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से? 25 लोग यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। इसमें कुछ से प्रमुख लोग कौन हैं? प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, रामपाल, गोपीचंद, सलीम अहमद, भुवन सिंह, परमजीत सिंह, ये कुछ प्रमुख लोग हैं जिनके नाम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे टोटल 25 लोग यहाँ पे शहीद हो जाते हैं उत्तराखंड पृथक राज्य जो आंदोलनकारी थे खटीमा कांड में पुलिस की गोलियों से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी जो खटीमा कांड हुआ इसको अभी लोग भूले हुए भी नहीं थे, यानी एक ही दिन हुआ था कि अगले दिन यानी 2 सितंबर 1994 को मसूरी में हो जाता है एक और पुलिस कांड, यानी मसूरी कांड के नाम से जिसको जाना जाता है। तो मसूरी कांड कब होता है? 2 सितंबर 1994 को। अब यहाँ पे इस मसूरी कांड में क्या हुआ कि जो इससे पहले दिन यानी 1 सितंबर 1994 को खटीमा उधम सिंह नगर में जो पुलिस की गोलियों से जो आंदोलनकारी शहीद हुए, तो उसके विरोध में यहाँ पे देखो, जब कोई भी ऐसा हादसा होगा तो जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित तो होगी। तो उसके विरोध में आंदोलनकारियों ने मसूरी में जुलूस निकालना शुरू किया, लेकिन फिर वहाँ पे क्या हुआ? पुलिस से भिड़त हो गई, और जब पुलिस से भिड़त हुई तो वहाँ पे फिर कुछ से यहाँ पे आंदोलनकारी मारे गए। तो जो मसूरी कांड है इसमें टोटल 7 आंदोलनकारी मारे गए, और साथ ही साथ एक पुलिस के डीएसपी उमाशंकर त्रिपाठी भी मारे गए। तो टोटल 7 आंदोलनकारी इसमें शहीद हुए और एक डीएसपी उमाशंकर त्रिपाठी। अब देखो जो ये 7 आंदोलनकारी थे कौन कौन थे मसूरी कांड में जो शहीद हुए? राम सिंह बंगारी, मदन मोहन मुंगाई, बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, जेठू सिंह, और 2 महिलाएं, हंसा धनाई, बेलमती चौहान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 आपको जरूर नोट करनी है। हंसा धनाई और बेलमती चौहान, ये 2 महिलाएं शहीद हुई मसूरी कांड में 2 सितंबर 1994 को। उसके बाद क्या हुआ कि 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड, ये भी कहाँ हुआ? फिर मसूरी में हुआ। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड। अब ये बाटा घाटा कांड क्यों हुआ कि मसूरी में जुलूस निकालने के लिए गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों से आंदोलनकारी मसूरी पहुंच रहे थे, लेकिन उमड़ता जनसैलाब देखकर वहाँ पे पुलिस घबरा गई। अब पुलिस ने सोचा कि इतना जनसैलाब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो गढ़वाल से आने वाले जो आंदोलनकारी थे उनको बीच में ही रास्ते में रोक दिया गया, यानी मसूरी उनको पूरी तरीके से जाने नहीं दिया, क्योंकि मसूरी में वो आंदोलनकारी इकट्ठा हो रहे थे, वहाँ पे वो जुलूस निकालने के लिए सोच रहे थे। अब पुलिस ने भीड़ को बीच में ही रोक दिया, तो आंदोलनकारियों ने फिर से वहाँ पे विरोध करना शुरू किया, और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और वहाँ पे भगदड़ मच गई। अब वहाँ पे जो बाटा घाटा कांड है वहाँ पे एक संकरा मार्ग है, इसी कारण बहुत सारे लोग खाई में वहाँ पे गिर जाते हैं, कुछ लोग पुलिस की लाठियों से घायल हो जाते हैं, और इसमें भी कुछ लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। तो बाटा घाटा कांड जो कि 15 सितंबर 1994 को होता है, जब मसूरी में लोग जाते हैं जुलूस निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक और कांड हो जाता है मुजफ्फरनगर कांड। देखो 19 मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर, अभी 1-1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ और इतने ज़्यादा यहाँ पे हादसे, इतने ज़्यादा यहाँ पे कांड हो जाते हैं। पहले खटीमा कांड, फिर मसूरी कांड, फिर बाटा घाटा कांड, और अब एक और मुजफ्फरनगर कांड। और ये हादसा, ये कांड जो था, ये बहुत ही दहला देने वाला, बहुत ही क्या था, आहत करने वाला था उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड की जनता को। इसमें क्या होता है कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड पृथक राज्य जो आंदोलनकारी थे वो दिल्ली कूच निर्णय करने का, यानी दिल्ली वो कूच करना चाहते हैं, उन्होंने निर्णय लिया था कि हम दिल्ली कूच करेंगे 2 अक्टूबर 1994 को। लेकिन होता ये कि अब जब ज़्यादा भीड़ आती है तो पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। तो पुलिस ने दिल्ली रैली में भाग लेने जा रहे जितने भी आंदोलनकारी थे उनको रामपुर तिराहा मार्ग पर, जो कि मुजफ्फरनगर में, यहाँ पे सभी आंदोलनकारियों को रोक दिया, और फिर पुलिस वहाँ पे उन पर लाठीचार्ज करने लगी। तो होता ही है, जब भीड़ होती है तो भीड़ में भगदड़ मच जाती है, तो कुछ वहाँ पे लोग पुलिस की लाठियों से शहीद हुए, कुछ वहाँ पे भीड़ की भगदड़ से शहीद हो जाते हैं, और इस प्रकार वहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। तो इसको कहा गया मुजफ्फरनगर कांड। ये मुजफ्फरनगर कांड आपका हुआ रामपुर तिराहा मार्ग मुजफ्फरनगर में, तो इसलिए इसको रामपुर तिराहा मार्ग कांड भी कहा जाता है। और इस मुजफ्फरनगर कांड को कहा गया क्रूर शासक की क्रूर हिंसा। उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी के, और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। तो इस कांड को ये संज्ञा दी गई क्रूर शासक की क्रूर हिंसा, क्योंकि बहुत ही क्रूर ये कांड था। और उसके बाद देखो ये हुआ 2 अक्टूबर 1994 को। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हिंसा होती है तो हिंसा एक दिन में नहीं रुकती, उसके लिए कई दिन लग जाते हैं। तो फिर 3 अक्टूबर को इसके विरोध में राज्य में फिर से क्या हुआ,
लोगों में आक्रोश आ गया और फिर हिंसा वहाँ पे भड़क गई। तो फिर 3 अक्टूबर को भी कुछ लोग वहाँ पे शहीद हो गए, क्योंकि राज्य में, पूरे उत्तराखंड राज्य में इसका विरोध हुआ, हिंसा भड़क उठी थी राज्य में। और इस प्रकार यहाँ पे मुजफ्फरनगर कांड का बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगता उत्तराखंड वासियों ने। उसके बाद यहाँ पे 25 जनवरी 1995 को, लेकिन एक और चीज़ आपको नोट करनी है कि जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसको चंडी प्रसाद भट्ट ने देश में सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा था कि ये देश में सभ्य समाज पर एक कलंक है। उसके बाद 25 जनवरी 1995 को क्या हुआ? उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। किसने निकाली? उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति, 25 जनवरी 1995 को। और 10 नवंबर 1995 को एक और वहाँ पे क्या हुआ? श्रीयंत्र टापू पर क्या हुआ? आमरण अनशन कर रहे थे कुछ आंदोलनकारी और वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू किया, जिसमें यशोधर बेजवाल और राजेश रावत की मौत हो जाती है। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? तो श्रीयंत्र टापू आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, श्रीयंत्र टापू। तो यहाँ पे कुछ आंदोलनकारी क्या कर रहे थे? आमरण अनशन कर रहे थे। 10 नवंबर 1995 की बात है और यहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज करती है, जिसमें यशोधर बेजवाल और राजेश रावत की मौत हो जाती है। तो दोस्तों इतने सारे यहाँ पे कांड हुए उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन जब चल रहा था, और इन सारे यहाँ पे शहीदों ने जिन्होंने कुर्बानी दी, यहाँ पे जो शहीद हुए हैं उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में, तब जाके हमारा उत्तराखंड राज्य यहाँ पे बना है, तब जाके हम यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में रह रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों को हमने खोया है जब एक उत्तराखंड राज्य हमारा बना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम लगभग में बहुत ही करीब आ चुके हैं जब उत्तराखंड राज्य बनने वाला है। तो क्या हुआ कि 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? HD देवगौड़ा। इन्होंने लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की। ये क्वेश्चन भी एक बार बन चुका है यूकेटीसी में कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की? तो वो की थी HD देवगौड़ा ने 15 अगस्त 1996 को। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र में बनती है भाजपा सरकार, और जैसे हमने पार्ट 1 में आपको बताया था कि भाजपा सरकार, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम उत्तराखंड पृथक राज्य का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, उत्तराखंड पृथक राज्य बनाएंगे। फिर उन्होंने विधानसभा में भी उत्तराखंड जो पृथक राज्य प्रस्ताव था उसको भी पारित किया था। तो 22 दिसंबर 1998 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जो थी केंद्र में, उस समय कौन थे? भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो लोकसभा में इन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक भी पेश कर दिया। राज्यसभा में इन्होंने उस समय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थे जब भाजपा ने राज्यसभा में ये उत्तराखंड पृथक राज्य प्रस्ताव पारित किया था? उस समय थे राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह रावत। लेकिन अब यहाँ पे 1998 की बात है जब केंद्र में है आपकी भाजपा की सरकार, और इन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। उसके बाद केंद्र में भाजपा की सरकार गिर जाती है और फिर से जो उत्तराखंड पृथक राज्य बनना था वो मामला थोड़ा डिले हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि भाजपा की फिर से पुनः सरकार बनती है और 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, और 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। ये आपको जरूर नोट करना है। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित किया, जबकि 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित किया जाता है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। और फिर यहाँ पे उस समय राष्ट्रपति कौन थे? वो थे आपके KR नारायण। तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दे दी। तो लोकसभा में भी पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। तो अब क्या है? अब तो किसी चीज़ की मंजूरी की जरूरत नहीं है। तो अब आपका लगभग बनने वाला है उत्तराखंड राज्य। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का निर्माण हो जाता है देश के 27वें राज्य के रूप में। और उसके बाद क्या होता है? लेकिन देखो राजधानी की अभी क्या हो रही थी, बात हो रही थी कुछ समय पहले। राजधानी की बनाने की घोषणा कहाँ की गई थी? गैरसैंण में, क्योंकि ये एक पर्वतीय राज्य था और इसकी राजधानी कहाँ होनी चाहिए? पहाड़ में ही होनी चाहिए थी। तो गैरसैंण को यहाँ पे घोषणा की गई थी, गैरसैंण बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे उत्तरांचल राज्य की अस्थायी राजधानी के रूप में देहरादून बनाई गई और
यहाँ के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री कौन बने? नित्यानंद स्वामी बने। और उसके बाद 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल राज्य का नया नाम उत्तराखंड हो गया, जिसमें हम आज रह रहे हैं, जिसमें हम सभी उत्तराखंड वासी आज रह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। बहुत सारे यहाँ पे आंदोलन हुए, बहुत सारे क्रांति हुई और बहुत सारे कांड भी हुए, बहुत सारे लोग शहीद भी हुए और तब जाके हमें उत्तराखंड राज्य मिला। तो दोस्तों, आपको उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन की ये वीडियो कैसी लगी? आपको समझ में आया अच्छे से या नहीं आया कि किस प्रकार यहाँ पे हमारा उत्तराखंड राज्य बना है, किस प्रकार से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है? तो पूरी डिटेल्स हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ पॉइंट हमने यहाँ पे आपको कवर कराया इन 2 पार्ट में। तो एक और अभी पॉइंट बचा है, वैसे गैरसैंण आंदोलन या गैरसैंण राजधानी आंदोलन, क्योंकि उसमें भी बहुत आंदोलन हुए। तब से भी गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की राजधानी निर्धारित की गई थी, अभी तक अस्थाई राजधानी में, जो अस्थाई राजधानी देहरादून, वहीं पर राजधानी अभी भी उत्तराखंड की। तो उसमें भी बहुत सारे आंदोलन हुए बीच में। तो उस पर एक अगर वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर हमको गैरसैंण राजधानी आंदोलन पर वीडियो बनानी है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आपको ये उत्तराखंड पृथक राज्य वाली वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।